न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज के कुछ खास खबरें। दर्शकों, आपको पता ही है, अतीक अहमद को जब प्रयागराज लाया जा रहा था तब उसके मन में इनकाउंटर का डर सता रहा था, कहीं उन्हें इनकाउंटर न कर दिया जाए। वहीं अब उमेश पाल अपहरण में अतीक अहमद को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया और आज यानी 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद का फैसला कोर्ट के हाथ में है। तो आइए देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या है। क्या अतीक अहमद को फांसी होगी या उम्र कैद? दोषी करार दिए जाने के बाद अतीक, हनीफ और दिनेश को उम्र कैद। उमेश पाल अपहरण केस में आज यानी मंगलवार को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज के MP MLA कोर्ट में पेश किया। अतीक को गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया है, वहीं अशरफ को बरेली जेल से लाया गया है। 17 साल पुराने इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। आज जज दिनेश चंद्र शुक्ल इस पर फैसला सुनाएंगे। उमेश पाल बसपा नेता राजू पाल हत्याकांड का प्रमुख गवाह था। राजू की हत्या 25 जनवरी 2005 को हुई थी। इसी बीच उमेश का अपहरण हो गया। अपहरण की तारीख थी 28 फरवरी 2006। किडनैपिंग का आरोप अतीक अहमद और उनके गुर्गों पर लगा था। हालांकि उमेश पाल ने इस मामले में एक साल बाद 5 जुलाई 2007 को धूमनगंज थाने में केस दर्ज कराया था। इस दौरान अतीक और उसके गुर्गे धमकियां देते रहे। उमेश ने तब आरोप लगाया था कि अतीक और उसके गुर्गों ने उसकी किडनैपिंग कर बयान अपने पक्ष में करवा लिया था। अतीक को दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक के अलावा जिन 2 लोगों को कोर्ट ने दोषी पाया था उन्हें भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी करार दिए जाने के बाद यूपी पुलिस के शहीद सिपाही संदीप निषाद के परिजनों का पहला रिएक्शन आया है। 24 फरवरी को उमेश पाल पर गोली बरसाए जाने के दौरान सिपाही संदीप निषाद की मौत हो गई थी। उनके परिवार का कहना है कि अतीक और उसके गुर्गों को मौत की सजा मिलनी चाहिए। जब तक अतीक को फांसी या इनकाउंटर नहीं हो जाता तब तक संदीप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। संदीप के माता पिता और भाई ने योगी सरकार से मांग की है कि अतीक को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि अतीक अहमद को आज ही सजा सुनाई जा सकती है। कोर्ट में वकील अतीक को फांसी देने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। जज को अपील करनी पड़ी कि नारेबाजी मत करिए। अतीक अहमद के भाई अशरफ समेत बाकी 7 आरोपियों को इस मामले में दोष मुक्त करार दिया गया है। वहीं अतीक अहमद, दिनेश पासी और सौलत हनीफ लोगों को 364A और 120B के तहत दोषी करार दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने कहा कि 3 लोगों को दोषी करार दिया है। बाकी 7 आरोपियों पर क्या फैसला रहा, इस बारे में थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। कोर्ट में मौजूद वकीलों ने बताया कि अतीक को दोषी करार दिए जाने के समय वहां पर मौजूद वकील नारेबाजी कर रहे थे। ये सब वकील उमेश पाल की हत्या किए जाने से आक्रोशित थे और वो अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट रूम में नारे लगा रहे थे। जिस मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है, इसी मामले में उमेश पाल सुनवाई के बाद लौट रहे थे। तभी धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे। इनमें से एक अंसार की मौत हो चुकी है। वहीं कोर्ट में आज अतीक, अशरफ और फरहान मौजूद थे। बाकी के 7 आरोपी बेल पर है। उमेश पाल अपहरण मामले में 2 दोषी करार दिए जाने के बाद माफी भाई अतीक अहमद और अशरफ आपस में गले मिलकर रोए। प्रयागराज में सड़क से सियासत तक रौब रखने वाले अतीक अहमद के दोषी करार होते ही आंखें नम हो गई। यह बता दें कि गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज के लिए निकलते वक्त अतीक अपने मूंछों पर ताव देते दिखाई दिया था। उमेश पाल के घर पर मौजूद उनके परिवार वाले अतीक को दोषी करार दिए जाने पर खुश है। हालांकि उन्होंने अभी मीडिया से बात नहीं की है। उनका कहना था कि वो सजा के ऐलान के बाद ही कुछ कहेंगे। उनका कहना है कि अतीक अहमद को फांसी से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद के भाई अशरफ को कोर्ट के अंदर ले जाया गया। इस दौरान उमेश पाल अपहरण मामले का आरोपी अशरफ कैमरों को देख हाथ हिलाते हुए दिखाई दिया।
एक तरफ जब पुलिस अतीक को लेकर कोर्ट में जा रही थी, तब कैंपस के बाहर कुछ वकील जूतों की माला लेकर पहुंचे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर बम रखा है। नागपुर पुलिस के पास आई कॉल, हिरासत में आरोपी। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित घर के बाहर बम होने की धमकी भरे कॉल से हड़कंप मच गया है। नागपुर पुलिस के बम स्क्वाड के रात 12 बजे देवेंद्र फडणवीस के घर में जांच और तलाशी के बाद कोई बम नहीं मिला और यह एक फेक कॉल होने का पता लगा। इसके बाद नागपुर पुलिस ने फेक कॉलर का पता लगाया और उसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में कॉलर के तनाव में होने की जानकारी मिली है। उसने सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए कॉल किया था। कॉलर की सूचना के आधार पर सर्च किए जाने पर बम या ऐसी कोई विस्फोटक चीज बरामद नहीं हुई। धमकी का कॉल करने वाले को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ शुरू है। इस बारे में अब तक का अपडेट देते हुए नागपुर पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार जी ने यह जानकारी दी है। नागपुर पुलिस की जांच और तलाशी में कोई बम बरामद नहीं हुआ है। कल रात को पुलिस कंट्रोल रूम में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नागपुर स्थित बंगले के सामने बम रखे होने की सूचना देने वाला एक कॉल आया। धमकी का फोन कॉल आने के बाद नागपुर पुलिस तुरंत सतर्क हो गई। देवेंद्र फडणवीस के घर बम स्क्वाड के साथ पुलिस पहुंची और तलाशी अभियान शुरू की गई। रात 12 बजे से 1 बजे तक तलाशी का काम पूरा किया गया, लेकिन कहीं से कोई बम नहीं मिला और ना ही कोई विस्फोटक ही बरामद हुआ। यानी साफ हो गया है कि फेक कॉल किया गया है। घर की लाइट जाने से गुस्से में था कॉलर, इसलिए बम होने की धमकी दे दी। नागपुर पुलिस ने तुरंत कॉलर का पता लगाया और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पता लगा कि कॉलर अपने घर में लाइट जाने से गुस्से में था। इसी नाराजगी में उसने फडणवीस के घर के बाहर बम होने की सूचना दे दी। इसके बाद फडणवीस के घर के बाहर सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। जितने सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, उतने ही अभी उनके घर के बाहर मौजूद है। रोजमर्रे का काम पहले की तरह ही शुरू है, लेकिन नागपुर पुलिस को काफी परेशानी होना पड़ा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंस्टाग्राम पर लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला युवक पंजाब से गिरफ्तार। दिल्ली वेस्ट जिले की मायापुरी पुलिस ने इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक युवक को पंजाब से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन से संबंधित डाटा भी बरामद किया है। राजधानी दिल्ली में एक ऐसे ब्लैकमेलर को दिल्ली पुलिस की टीम ने गिरफ्तार किया है, जो इंस्टाग्राम पर लड़कियों को परेशान करने का काम कर रहा था। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी ब्लैकमेलर को पंजाब के कपूरथला से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है। सोशल मीडिया पर लड़की को कर रहा था। दरअसल एक नाबालिग लड़की को 22 वर्षीय ब्लैकमेलर इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो भेजकर उसे अपनी बात मनवाने का दबाव डाल रहा था। बात नहीं मानने पर वह आपत्तिजनक फोटो को उसके स्कूल ग्रुप में वायरल करने की धमकी देता था। वेस्ट जिले के डीसीपी घनश्याम बंसल ने बताया कि 6 फरवरी को साइबर थाने को इस घटना की शिकायत दी गई थी। शिकायत में यह भी बताया गया था कि इंस्टाग्राम की 9 अलग-अलग आईडी बनाकर वह लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। बदनामी के डर से लड़की ने अपनी अश्लील फोटो ब्लैकमेलर को भेजी, लेकिन इसके बाद उसने एक नई डिमांड कर दी। फिर लड़की ने इस घटना के बारे में अपने माता-पिता के 7 टीचर्स को बताया, जिसके बाद वेस्ट की साइबर थाने की कार्रवाई शुरू की। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को पकड़ा। पुलिस ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए सरवर थाने में तैनात संदीप आर्य के अगुवाई में हेड कांस्टेबल राकेश और हेड कांस्टेबल अर्केश की टीम बनाई गई, जिसका निर्देशन साइबर थाने के एसएचओ रविंद्र अहलावतकर रहे थे। इसी बीच पुलिस टीम को एक चौंकाने वाली जानकारियां मिली। इंस्टाग्राम की सभी 9 आईडी यूए के मोबाइल नंबर से बनाई गई थी। इसके बाद टीम ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी का पता किया, तो आरोपी की पहचान कपूरथला के रहने वाले जतिन के रूप में हुई। इसके बाद टीम ने उसके घर पर रेड कर उसे गिरफ्तार किया। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।